तो विद्यार्थियों इसमें ऐड ऑन करते हैं। अगली जो इस काल की विशेषता थी वो थी इतिवृत्तात्मकता। ये जो ग्रंथ थे वो मूलतः दो रूपों में लिखे गए, एक तो महाकाव्य और एक स्वतंत्र रूप से जिसको कहते हैं फुटकर काव्य। लेकिन इस युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के इस आदि काल में प्रबंध काव्य बहुत ज्यादा लिखे गए। तो इन प्रबंध काव्यों में एक किस्म की इतिवृत्तात्मकता है। इतिवृत्तात्मक का अभिप्राय है शुष्क वर्णन है, यानी अगर कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है तो उसके बड़े बड़े पृष्ठ भर दिए हैं, उसने बहुत ज्यादा उसके बारे में लिखा है। तो कई बार जब हम इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो इतिवृत्तात्मक की वजह से थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है। ये जो ग्रंथ है ये सार रूप में न लिख के इन्हें पूरा विस्तारित वर्ण रूप दिया गया है, तो इतिवृत्तात्मकता का भी उसमें उल्लेख है। जैसे हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो उसमें लगभग 69 ग्रंथ 69 अध्याय हैं जिन्हें समय कहा गया है। तो 69 अध्यायों में पृथ्वीराज रासो की जो है कथा समेटी गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बोझिल है और बोझिलता के वातावरण में है, और वर्णात्मकता इतनी ज़्यादा है कि जो पाठक है वो उसकी रुचि का भंग कहीं ना कहीं होता है। इसके बाद हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि इस युग में लौकिक साहित्य का भी सृजन देखने को मिलता है। लौकिक साहित्य जो लोक भाषा में है, जो समकालीन परिवेश की एक लोक भावना से उद्भूत काव्य है, जिसके जो कवि लोग होते थे वो कोई विशेष कवि वगैरह वर्ग से संबंधित नहीं थे, बल्कि आम जन से संबंधित थे। और लौकिक जो साहित्य है वो वाचिक परंपरा में कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान है। तो वह जो लौकिक काव्य है वह सरस और मनोरंजन से युक्त होता था। यदि हम ढोला मारू का अध्ययन करें, यदि हम कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इस तरह के ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि उस समय के तत्कालीन समाज में मनोरंजन का क्या महत्व था, और हर तरह के मौसम का, हर तरह की ऋतुओं का, हर तरह के लोक त्योहारों का, हर तरह के कार्यक्रमों का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता था, ये हम इन काव्यों को, लौकिक काव्यों को पढ़कर आसानी से समझ भी सकते हैं। लोगों का मनोरंजन का स्तर क्या था, लोगों का भावनागत सौंदर्य प्रेम कैसा था, ये हम इस युग में पता लगा सकते हैं। अगली विशेषता थी कि इस युग में उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य लिखा गया, क्योंकि आदिकालीन जो साहित्य था वो भले ही बीज बिंदु था, प्रस्थान बिंदु था हिंदी साहित्य का, लेकिन फिर भी चूंकि धार्मिक स्थिति जो थी वो हमारे यहाँ पर, हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधतामयी रहती है। तो इस युग में भी विविध रूपों में धार्मिक साहित्य का प्रणयन हुआ। यदि हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी विभिन्न जो संप्रदाय बटे हुए थे, शाक्त संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, कृष्णावर्त संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय, तो ये सारे जो संप्रदाय थे वो उनसे संबंधित अलग अलग ग्रंथों का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सृजन किया गया। इसके अलावा जो दूसरे पंथ थे, बौद्धों की रचनाएं भी यहाँ पर मिलती हैं। हमें जैन साहित्य का भी प्रचुर भंडार, जैन धर्म के उपदेशों का प्रचुर भंडार यहाँ देखने को मिलता है। जैन धर्म राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात को होते हुए प्रसारित हुआ था, तो यहाँ पर अधिकांश जैन रचनाओं की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की जो विकृति के कारण जो अलग अलग संप्रदाय बट गए थे, जिनमें सिद्ध संप्रदाय या सिद्धों की जो वाणियां हैं या नाथ संप्रदाय, दोनों से संबंधित प्रचुर मात्रा में हमें साहित्य देखने को मिलता है। और वह जो साहित्य है, वह जो धार्मिक साहित्य है, वह बहुत उच्च कोटि का है। उसमें जो दार्शनिक तत्व दिए गए हैं, जो दार्शनिक अवधारणाएं दी गई हैं, वो उस समय से और अब तक समान रूप से उपयोगी हैं, व्यवहारिक हैं और पूरी तरह से रिलेवेंट रखती हैं, रिलेवेंस रखती है आधुनिकता से। और कहीं ना कहीं आज भी वो उपदेश सारगर्भित हैं और आम जन के लिए प्रासंगिक भी है। तो उस काल में, आदिकालीन की ये सामान्य प्रवृत्ति थी कि उसमें उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य सृजित
किया गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला है कि ये जो धार्मिक साहित्य था ये कहीं ना कहीं रूखा हो गया था, क्योंकि जहां पर उपदेशात्मकता आ जाती है, जहां पर इतिवृत्तात्मकता ज्यादा आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वे जो सिद्धांत हैं, जो उपदेश मात्र हैं, कहीं ना कहीं वो रूखे और केवल उपदेशात्मक रह जाते हैं। उसमें पाठक के लिए जो रस तत्व है उसका अभाव मिल जाता है। तो ये इस काल की एक विडंबना थी कि भले ही दार्शनिक दृष्टिकोण से ये जो साहित्य था ये बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट था, प्रभावी था और उपयोगी था, लेकिन आम जन को इसमें शून्यता ही नजर आती है। क्योंकि आम जन के लिए या आम पाठक के लिए, जो हृदय पाठक होता है, जो कहीं ना कहीं साहित्य में रस को ढूंढने का आग्रही है, जो रस ढूंढता है, उसको ये जो साहित्य है भले ही उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण था, लेकिन फिर भी रूखा और उपदेशात्मक अधिक लगता है। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां थी जिसमें आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य की प्रवृत्ति, इसके अलावा भी इस युग में वीर रस और श्रृंगार रस का ज्यादा उपयोग हुआ। यदि हम काव्य के रसों की बात करें या रसों की प्रवृत्ति की बात करें कि आदिकालीन साहित्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रमुख हैं, तो उसमें प्रवृत्तियों में जो रस प्रमुख हैं वो वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। क्योंकि वीर रस में युद्धों का सजीव वर्णन है, वीर रस से उत्प्रोत रासो काव्य पूरा हमारे सामने फैला पड़ा है। इसके अलावा रासो काव्य में ही श्रृंगार और प्रेम परक रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। इनके अलावा जो धार्मिक साहित्य है वह पूरी तरह से शांत रस से ओतप्रोत है, हमें शांत रस के दर्शन वहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लौकिक जो साहित्य सर्जना हो रही है उसमें हमें हर तरह के श्रृंगार से संबंधित रस भी मिलते हैं और अन्य रसों का भी इसमें समावेश पाया जाता है। तो समग्र रूप से आदिकालीन साहित्य की ये जो प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इसके साहित्य से पूरी तरह से प्रभावित हैं, और इस युग में जो साहित्य रचा गया वह इन प्रवृत्तियों को अंगीकार किए हुए है, इन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर किए हुए है। बहुत बार ये प्रश्न आता है और विस्तारित प्रश्न आता है, 20 अंकों का प्रश्न होता है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का सविस्तार विवेचन कीजिए। अब हमें जब यह प्रश्न अटेम्प्ट करना है तो पूरी तरह से आलोचनात्मक ढंग से करना है। हमें एक एक प्रवृत्ति को विश्लेषित करते हुए उसके गुण और दोष दोनों का वर्णन करते हुए यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जरूरी नहीं कि हर प्रवृत्ति सारे के सारे सद्गुण ही रखती है, हर प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं दोष भी था। जैसे वीर काव्य जो था वह ये बताता है कि ठीक है उस समय का युग जो था युद्धों का था, लेकिन कहीं ना कहीं जब युद्ध होते हैं तो प्रभावित आम जनता होती है। तो हमें प्रवृत्तिगत विश्लेषण करते समय आलोचनात्मक बनना पड़ेगा। हमें एक क्रिटिक के व्यू से, एक क्रिटिक या आलोचक की आंखों से उस समस्त परिदृश्य को देखते हुए वह प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा और एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से वह प्रश्न हल करना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को प्रभावित कर पाएं अपने साहित्यिक बोध से, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसने सिर्फ रटा नहीं है बल्कि यह विद्यार्थी साहित्य को समझता भी है। तो यह जो प्रश्न है वह हमें इसी शिद्दत के साथ और इसी भावना के साथ अटेम्प्ट करना है कि हम साहित्य को समझने के दृष्टिकोण से इसको करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं अब हमें ये दिशा देंगी कि हम आदिकालीन साहित्य को समझ सकें, आदिकालीन साहित्य का विश्लेषण कर सकें कि वह साहित्य कौन सी भावना के आधार पर या कौन से सौंदर्य की अनुभूति करवाने वाला है, उसको देखने का हमारा ढंग इन प्रवृत्तिगत विशेषताओं के आधार पर ही होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आदिकालीन साहित्य को वर्गीकरण करते हुए उसे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा साहित्य कौन कौन सी श्रेणियों में आता है और हम उन्हें सिलेबस के अनुसार
एक क्रमिक रूप से उनका अध्ययन करना शुरू करेंगे।